नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां जो आपके खेत, पशुपालन, मौसम और मंडी पर सीधा असर डालती हैं। आज के कार्यक्रम में जानेंगे वैशाली जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पशुओं और लोगों के लिए जिला प्रशासन की राहत पहल, प्लास्टिक टैंक में मछली उत्पादन के लिए सरकारी योजनाएं, एक प्रगतिशील किसान की नर्सरी उत्पादन में सफलता की कहानी और जीरो ड्रिल मशीन से होने वाली खेती के लाभ। साथ ही मशरूम उत्पादन की एक उपयोगी तकनीक के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचार के साथ। वैशाली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पशुओं की देखभाल हेतु पशु एम्बुलेंस शुरू। प्लास्टिक टैंक में मछली उत्पादन हेतु 40% से 7% तक सरकारी सब्सिडी। मशरूम उत्पादन में लोहे के रैक का प्रयोग कर कम जगह में अधिक उपज। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसमें कि राघोपुर, देसरी, विद्युपुर, महनार, सहदेई बुजुर्ग, इन जगहों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस ऐसी परिस्थिति में हम लोग के द्वारा पशु चिकित्सा राहत कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें सभी तरह के पशुओं का समुचित इलाज की व्यवस्था, निःशुल्क दवाओं का वितरण हम लोग के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा किया जा रहा है। प्लास्टिक टैंक में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत मछली पालन व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक किसानों को 40% से 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 60% का अनुदान मिलता है। इसके अलावा लोन की व्यवस्था में केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 25% की हिस्सेदारी करती है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, मछली पालन को प्रोत्साहित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। जीरो ड्रिल मशीन एक आधुनिक कृषि उपकरण है जो बीजों की बुवाई को तेज, सटीक और कम खर्चीला बनाती है। यह मशीन बीजों को समान दूरी और उचित गहराई पर लगाती है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होता है। मिट्टी की संरचना सुरक्षित रहती है और ईंधन की खपत कम होती है। यह विशेष रूप से अनाज और दलहन फसलों की बुवाई के लिए अत्यंत उपयोगी है और किसानों की श्रम लागत व समय दोनों की बचत करती है। मशरूम उत्पादन में बस की पट्टियों या लोहे के रैक का उपयोग एक उन्नत तकनीक है, जिससे कम जगह में अधिक उत्पादन संभव हो पाता है। रैक को जमीन से 3 से 4 फीट ऊंचा रखने से मशरूम की देखभाल और कटाई में आसानी होती है। यह तरीका न केवल जमीन की बचत करता है, बल्कि मशरूम की गुणवत्ता बनाए रखने और उत्पादन बढ़ाने में भी मददगार है। सीमित संसाधनों में अधिक लाभ लेने के लिए यह तकनीक किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है। किसान भाइयों, ऊंची भूमि पर धान की खेती करने के लिए सहभागी, सबौर, अर्जल, प्रभात और तुरंता जैसी कम अवधि वाली किस्में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जिन क्षेत्रों में पानी अधिक समय तक जमा रहता है, वहां सुधा, शकुंतला और वैदेही जैसी किस्में बेहतर उत्पादन देती हैं।
भूमि की प्रकृति के अनुसार धान की किस्म का सही चयन न केवल पैदावार बढ़ाता है बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत करता है। वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी राजेश कुमार ने नर्सरी उत्पादन के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन, उपयुक्त मिट्टी और उर्वरकों का उपयोग तथा पौधों की नियमित देखभाल के कारण वे बाजार में अच्छी मांग वाले पौधे तैयार करते हैं। उनकी नर्सरी से न केवल उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है बल्कि कई स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिला है। बागवानी महोत्सव में उन्हें विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनकी मेहनत और लगन का प्रमाण है। उनकी कहानी उन किसानों के लिए प्रेरणा है जो नर्सरी उत्पादन में भविष्य तलाश रहे हैं। मैं खुद के यहाँ पे अपना पौधा तैयार करता हूँ और होलसेल रेट पे मार्केट में पौधा बेचता हूँ। मेरे यहाँ औषधीय से लेकर के विभिन्न तरह का पौधा नर्सरी में है, खुद के उत्पादन करके तब हम लोग बेचते हैं। औषधीय में हम लोग के यहाँ स्टीबिया है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, ब्राह्मणी है, कालमेघ है, तुलसी है, पिपली है, अनेकों तरह का औषधीय पौधा है जो कि तैयार करके हम लोग मार्केट में थोक रेट में बेचते हैं। उसके बाद कुछ शो प्लांट भी है, कुछ आम का भी वैरायटी है, कुछ लीची का भी वैरायटी रखते हैं। किसान भाइयों, अब एक नजर डालते हैं पटना की प्रमुख मंडियों में आज के आलू और प्याज के ताजा भाव पर। पिछले सप्ताह की तुलना में कीमत में हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। लाल आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2300 रुपये प्रति क्विंटल। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की गतिविधियों और आपूर्ति की स्थिति के चलते आने वाले दिनों में दाम में और बदलाव संभव है। किसान भाइयों को सलाह है कि फसल बेचने से पहले नजदीकी मंडी में ताज़ा भाव जरूर जांचें और लेन देन में बिचौलिए से सावधानी बरतें। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के अनुमानित तापमान पर। आज का अनुमानित तापमान है अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। आज के तापमान और नमी को देखते हुए खेतों में हवा का आवागमन बनाए रखने जरूरी है ताकि रोग फैलाने की संभावना कम हो। धान और सब्जियों में पत्ते के पीलेपन या सड़न की शुरुआत लक्षण मिलते ही तुरंत उपचार करें। साथ ही खेत के मेड़ों को मजबूत रखें और पानी के बहाव का सही प्रबंधन करें ताकि बाढ़ या जल भराव के नुकसान कम हो। तो यह थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त, लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय ना सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्नेह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और आज की खास बातचीत में हम बात करेंगे कि किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से जो कलमी पौधा बनाने की क्या विधि होती है, उसके क्या तरीके होते हैं, और इसी से मिलते जुलते विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। मैं बता दूं कि आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं रामवीर कुमार चौधरी जी, जो कि सफल किसान हैं और वैशाली ज़िले से हैं। और सर, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार किसान भाइयों। और सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि देखिए, आज हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से जो कलमी पौधा जो लगाते हैं उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूँगी अपने किसान भाइयों के लिए कि कलमी पौधा क्या है और इसकी खासियत क्या है। आज परिचर्चा हम लोग कलमी पौधे का और बागवानी संबंधित बात आज हम इस परिचर्चा में बहुत से विस्तार से बताने चले हैं। आज बात यह है कि कलमी पौधा तो सुन के लोग को खास बात ये होती है कि है क्या,
और कैसे इसको तैयार किया जाएगा। पुरानी पद्धति जो होता था हम लोग को कि लोग पौधे से जो भी बीज निकलता था उस बीज को लगा करके हम लोग खेत में लगाते थे और उसी को छोड़ करके पौधा से फल लेते थे। लेकिन आज काफ़ी दिनों से इसका है कि हमने कलमी पौधा बना के कम समय में अच्छा मुनाफा कमाएं, क्योंकि आज का जो समय आ गया है, किसानों को जो समय आ गया है कि ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, कम समय में जल्द से जल्द उनको अच्छा फल मिले, इसके लिए कलमी पौधा बनाते हैं। लेकिन सबका अलग अलग तरीके होते हैं कलमी पौधा बनाने का। लेकिन जैसे आम का हुआ, आम के गुटी करना है या ग्राफ्टिंग करना है या लेयरिंग करना है, इस तरह से आपको अलग अलग ढंग से आपको पौधे को बनाया जाता है। जी, आपने बताया कि कलमी पौधा क्या होता है, तो अच्छा इसके और भी कुछ प्रकार होते हैं, और कौन कौन से कलमी पौधे होते हैं? जी हाँ, कलमी पौधे में बहुत सा पौधे जो होते हैं, जैसे कि आपको लीची का पौधा हुआ, अमरूद का पौधा, नींबू का पौधा, इस तरह से बहुत तरह के जो पौधे होते हैं उसको कलमी बनाया जा सकता है। उसको बनाने का थोड़ा सा अलग टेक्निक है, जो कि ये नींबू हो गया, आपका लीची हो गया, इसको हम लोग गुटी बनाते हैं। गुटी लेयरिंग कहते हैं, लेयरिंग करना है, गुटी करना है। उसको लेयरिंग करने का भी समय भी मतलब अभी चल भी रहा है, उसको बनाया जा सकता है। वो आसानी से किसान भाई यदि जिनके पास अच्छा फल का, जिनके पास अच्छा लीची हो, अच्छा नींबू का पौधा हो, जो बाज़ार से खरीद के नींबू का पौधा लाते हैं, और यदि उनके पास उपलब्ध है तो खुद को अपने आप को उसको कलम किया जा सकता है, उसको गुटी किया जा सकता है। लेकिन बनाने का अभी मुख्य समय है, उसको बना सकते हैं। उसको 1.5 इंच आकार में रिंग कटिंग करेंगे। पहले रिंग कटिंग करने के बाद 1 सप्ताह के बाद उसमें अच्छा से उसको जैविक खाद, मिट्टी और कोई भी कीटनाशक पाउडर है हल्का से डाल देंगे, ताकि चींटी वगैरह उसमें लेयरिंग पे जो काटेंगे उस पर नहीं आवे। उसको मिट्टी में अच्छा से घुलनशील बना करके तब उसको अच्छा से बांधेंगे, लेयरिंग बांधेंगे। उसको 1 महीने बाद जो है कि उसमें सब में गांठ आएगा, और गांठ आने के बाद उसमें जड़ का विस्तार होता है, और जड़ का विस्तार लगभग 1.5 से 2 महीना में अच्छा विस्तार हो जाता है। विस्तार होने के बाद उसको कहीं भी लगाते हैं किसान, अपने खेतों में लगाते हैं, अपने किसी को देते हैं, कहीं बागों में लगाते हैं, तो उनका पौधा जो है कि जो जैसा फल आप खा रहे हैं बस सेम टू सेम उसी तरह का आपका पौधा से अगला भी पौधा कलम तैयार करके उगा कर आगे बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया ढंग से देखिए आपने बताया कि कलमी पौधे की क्या खासियत होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम यह जानना चाहेंगे कि इसके जो लगाने का जो समय होता है, जो वक्त होता है, वो समय क्या होता है, और लगाने का जो कलम होता है वो क्या होता है? जी हाँ किसान भाइयों, जो अभी लगाने का अभी मुख्य समय जो माना गया है वो 15 जून से लेकर पूरी अगस्त महीना तक हम लोग गुटी का काम कर सकते हैं, लेयरिंग का काम कर सकते हैं। उसको आसान मौसम भी है, मौसम भी अभी चल रहा है उसका, इस मौसम में हम लोग गुटी और लेयरिंग का काम कर करके उस पौधे को से पौधा बना सकते हैं। और उसके बाद भी जो है कि आम का जहाँ तक आम की बात है, कटहल की बात है, उसका जो हम लोग ग्राफ्टिंग जो करते हैं, ग्राफ्टिंग करने का भी समय अभी मौसम आ गया है। जुलाई अगस्त महीना उसका ज़्यादा मौसम अच्छा होता है, और सितंबर में भी हमारे यहाँ चलता है अच्छा, आम के लिए अच्छा चलता है। उसको कलम करने का, ग्राफ्टिंग करने का अच्छा मौसम है। उसको बीजू पौधे से और शाइन लेते हैं। आपको कलमी पौधे जो होते हैं, अच्छे पौधे, मालदा हुआ, शिपिया हुआ, शुकुल हुआ, दशहरी हुआ, इस तरह से जितने भी प्रजाति का, बहुत से प्रजाति का जो भिन्न भिन्न का आम का है, उसका अच्छा से अच्छा फसल लेने के लिए ग्राफ्ट गुटी अभी करेंगे, और उससे पौधा तैयार करके कहीं खेतों में लगाते हैं किसान, तो उसका फल, जैसा फल देख के आए हैं, जैसा फल खाते हैं, वैसा फल उस पौधे से भी तैयार पौधे में ले सकते हैं किसान भाई जी। और जो लगाने का जो सही समय हुआ, सही जो विधि है, सही तरीका है, यह हमने आपसे जाना। और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि यह जो कलमी पौधा को लगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, और उपयुक्त मिट्टी के साथ साथ वो तरीका क्या होता है जिससे आसानी से उर्वरक मिल सकती है हमारे किसान भाइयों को, और वो आसानी से कलमी पौधे को लगा सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, जो मिट्टी तो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी होती है कि किस मिट्टी में लगाए। यदि बालू मिट्टी कहीं पे है, बालू वाला मिट्टी है, उस मौसम में उस मिट्टी में हम लोग कलम लगा सकते हैं। लेकिन कलम लगाने के लिए लगा देंगे, लेकिन पौधा निकालना बहुत कठिन होता है। उसके लिए उस मिट्टी में पॉली बैग में पौधा लगाते हैं, तो वहाँ पे आसान तरीका होता है
नहीं तो ज़्यादा मिट्टी अच्छा होता है कि दोमट मिट्टी और नहीं तो चिकनी मिट्टी। वो गुटी करने के लिए चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त माना गया है। उस मिट्टी में हम लोग लगाते हैं तो अच्छा से अच्छा आपका ग्रोथ भी पौधे का होता है और लगाने का मतलब समतल जो है कि विधि भी होता है, आसानी से किसान आसानी से लगा सकते हैं। जी, और इसके साथ ही मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगी कि सरकार से किस तरह की मदद आपको मिलती है और कितनी आसानी होती है जब गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। जी हाँ किसान भाइयों, जो हम लोग बागवानी जो लगाते हैं, जो हम लोग नर्सरी जो लगाते हैं, नर्सरी के लिए सरकार के द्वारा जो है कि हम लोग को अनुदान दिया जाता है। उससे हम लोग का भी नर्सरी भी लगा सकते हैं। अभी नर्सरी का भी मतलब प्रचलन जो है काफ़ी चल गया है। बेरोजगार लोग बहुत से जो है कि आपका छोटे छोटे नर्सरी बना करके उसमें पौधे उगा करके और आगे से आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए सरकार का भिन्न भिन्न तरह का आपका योगदान भी दिया जा रहा है, उसको सहायता भी दिया जा रहा है। उससे भी आप किसान भाई लाभ उठा सकते हैं और आगे से बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही उसको अनुदान पाने के लिए अपने जिला कृषि पदाधिकारी से मिले या जिला उद्यान पदाधिकारी से मिलते हैं, वो भी आपको बताएंगे कि कैसे किस तरह से हम लोग को बागवानी में सहायता मिलेगी, बागवानी में बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क कीजिए और आसानी से वहाँ से लाभ भी मिलेगा। और कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को और क्या महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे और इस कलम पौधा के अंतर्गत में। जी हाँ किसान भाइयों, अभी के दौर में बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही किसानों के लिए। उस योजनाओं का लाभ लेने के लिए हम लोग जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी या जिला पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क करके आगे इसमें आकर के आगे अच्छा से अच्छा कार्य को करें और सफल जिंदगी को जिए। तो दर्शकों, इस तरीके से हमारे जो विशेषज्ञ थे रामवीर कुमार चौधरी जी, जो कि सफल किसान हैं, और इनसे हमने यह जाना और समझा कि वैज्ञानिक तरीके से कलमी पौधे को हम किस तरीके से लगा सकते हैं, उसको लगाने की क्या सही अवधि होती है, उस पौधे की क्या खासियत है। सरकार भी कई तरह के स्कीमों को मुहैया करा रही है हमारे किसान भाइयों को। तो उम्मीद है कि हमारी ये जो सारी परिचर्चा और जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंची हैं, ये ज़रूर ही आपके लिए लाभकारी रही होगी। तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर अर्पिता स्नेह मैं विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे हमारे इसी लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मेरे किसान भाई मुझे दे इजाज़त। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली उपयोगी जानकारी निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी।
चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है।
अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी जानकारी पूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।